तो आज हम सीडीपी और ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, गेस्टाल्ट या पियाजे? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। एनिमल इंटेलिजेंस का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला प्रश्न है, पुनर्वलन की अनुसूची का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, गेस्टाल्ट या पियाजे? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्किनर। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। पुनर्वलन की अनुसूची का नियम स्किनर साहब ने दिया है। सारगर्भता का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, गेस्टाल्ट या पियाजे? सही उत्तर क्या है? सारगर्भता का नियम किसने दिया है? सही उत्तर है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। सारगर्भता का नियम गेस्टाल्ट ने दिया है। अनुकूलन का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, गेस्टाल्ट या पियाजे? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पियाजे साहब ने दिया है, याद रखिएगा। अनुकूलन का नियम पियाजे साहब ने दिया है। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। सही उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 25 में, 86 में, 22 में या 52 में? सही उत्तर क्या है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? सही उत्तर है 86 में संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, किसके द्वारा? 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 से 45, 51 ए को जोड़ा गया। इसके द्वारा राज्य ने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। यह इसका सही उत्तर है। 86वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स या सिम्पसन? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैकडूगल। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल साहब थे। इन्होंने मनुष्यों के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने भी मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा प्रस्तुत की। तो सही उत्तर है इसका मैकडूगल। इसका सही उत्तर है। विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? सही उत्तर क्या है? विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। बाल विकास की बाल्यावस्था को ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। सामान्यतः 2 से 6 वर्ष, सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और 6 से 12 की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों का बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, सांवेगिक एवं संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है तथा बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। तो सही उत्तर है इसका बाल्यावस्था, जो कि 6 से 10 वर्ष तक की होती है।
शैशवावस्था 0 से 5 तक की होती है, किशोरावस्था 11 से 19 तक की होती है और प्रौढ़ावस्था जो कि 46 से 60 वर्ष तक की होती है। सही उत्तर है बाल्यावस्था, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? स्पीयरमैन, गोल्डमैन, गार्डनर, जॉन मेयर। सही उत्तर क्या है? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? इसका सही उत्तर है गार्डनर, इसका सही उत्तर है। गार्डनर इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय हावर्ड गार्डनर ने वर्ष 1983 में दिया था, जिसे गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका सही उत्तर होगा गार्डनर, आपका सही उत्तर होगा। इस सिद्धांत में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। ये भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक, गतिक, सांगीतिक, अंतः पारंपरिक, अंतः व्यक्तिक एवं नैसर्गिक थी। यह सभी आपको याद रखनी है, तो सारी बात आपको याद रखनी है। तो किसने दिया था बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय? गार्डनर साहब ने दिया था। और आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका सही उत्तर होगा गार्डनर साहब ने दिया था। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में क्या कठिनाई होती है? पढ़ने में या व्यक्त करने में, पढ़ाने में या वर्तनी में, बोलने में या खड़े होने में। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है। डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने में यानी व्यक्त करने की कठिनाई से संबंधित है, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। किसमें होती है? बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कुछ अक्षरों जैसे कि ऐसे डब्लू को क्या पढ़ता है? ऐसे डब्लू को वह पढ़ता है WAS पढ़ता है। क्या पढ़ता है? WAS पढ़ता है, यानी वह अंतर नहीं कर पाता है सौ और बाज में। और न्यूक्लियर को वह अनक्लियर पढ़ता है, यानी इस तरह के शब्दों में वह गलतियां करता है, जो कि पठन विकार से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया का, जो कि पठन विकार से संबंधित है। पढ़ने में और व्यक्त करने में बच्चे को कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावात्मक विकास से। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शारीरिक विकास से। याद रखिएगा, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, जो कि इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? बताइएगा, किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। सही उत्तर क्या है? किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक BF स्किनर साहब थे। कौन थे? स्किनर साहब थे। और इनके अनुसार वे अनुक्रियाएं जो जानवरों अथवा मानव द्वारा ऐच्छिक रूप से की जाती हैं, क्रिया प्रसूत कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्रिया प्रसूत कहलाती हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पुनर्वलन का सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से भी जाना जाता है, जो कि स्किनर साहब ने दिया है। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञावस्था, क्रियात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अंतःप्रज्ञा अवस्था। अंतःप्रज्ञा अवस्था इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा,
अंतःप्रज्ञ अवस्था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, यह इसका सही उत्तर है। जबकि ये सारे अंग हैं प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, जो कि नहीं में आपका सही उत्तर है, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, आपको जो संबंधित नहीं है वह बताना है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान या बोध। सही उत्तर क्या है? जो संबंधित नहीं है वह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अनुमूल्यन इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि अनुप्रयोग, ज्ञान और बोध यह सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। तो सही उत्तर है इसका अनुमूल्यन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? जो वक्र नहीं है वह आपको बताना है। मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर या लंबवत। सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? बताइए सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लंबवत। लंबवत इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति, उन्नति एवं अवनति को प्रदर्शित करते हैं। B.F. स्किनर के अनुसार अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का विवरण है। तो सही उत्तर है इसका लंबवत। और इसके 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अधिगम वक्र 4 प्रकार का होता है। और 4 प्रकार कौन कौन सी हैं? सरल रेखीय, कौन सा? नंबर 1 है सरल रेखीय, दूसरा है उन्नतोदर, तीसरा है नतोदर और चौथा है मिश्रित। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन से? सरल रेखीय, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। ये चारों आपको याद रखने हैं, जो कि अधिगम के प्रकार हैं, अधिगम वक्र के प्रकार हैं। अब हम EVS के महत्व प्रश्न देखेंगे। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह कौन सा है? एकोनियोक्रोसिपस, जिसे जलकुंभी कहते हैं, पार्थेनियम स्टेरोफोरस, जिसे कांग्रेस घास कहते हैं, लेंटिना कैमरा, चिनोडोना डेक्टाइनलोन, जिसे दूधाक्ष कहते हैं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है एकोनियोक्रोसिपस, जो कि जलकुंभी है। यह संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है और इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सही उत्तर क्या है? वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? सही उत्तर है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह क्या है? साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन। सही उत्तर क्या है? पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह क्या है? सही उत्तर है इथाइलिन, इसे एथिलीन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या है? क्लोस्ट्रिडियम, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर या बीनियो। सही उत्तर क्या है? स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या है? सही उत्तर है क्लोस्ट्रिडियम, इसका सही उत्तर है। किस प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? BDNA, cDNA, ADNA या zDNA। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है BDNA, इसका सही उत्तर है। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? कलकत्ता से अलीपुर, बम्बई से ठाणे, बम्बई से पुणे या कलकत्ता से दमदम। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है बम्बई से ठाणे के बीच चली। याद रखिएगा, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या नासिक में। सही उत्तर क्या है?
सही उत्तर है सोनपुर में। याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1971, 1961, 1951 या 1981? सही उत्तर है 1961 में। याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? 23 से 24, 14 से 18, 19 से 22 या 25 से 18? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18 इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा लचीला संविधान लागू है यूनाइटेड किंगडम में, यानी इंग्लैंड में लागू है। और सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का। अगला प्रश्न है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित या नगरी? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ग्रामीण। याद रखिएगा पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? एप्लेसियन, यूराल, अरावली या किलिमंजारो? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है किलिमंजारो इसका सही उत्तर है। एलिफेंटा द्वीप अब स्थित है? मुंबई तट पर, गोवा तट, कच्छ तट या गंगा डेल्टा? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मुंबई तट इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर स्थित है और यहाँ बहुत सारी गुफाएं पाई जाती हैं। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 50 से 150, 150 से 200, 70 से 200 या 70 से 100 सेंटीमीटर? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 70 से 200 सेंटीमीटर। याद रखिएगा मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीपीय पठार का या शान का पठार या शान पठार? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका प्रायद्वीपीय पठार का। याद रखिएगा कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। तो दोस्तों ये थे सीडीपी और ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इस क्लास को लेते रहिएगा जिससे कि आपका जब भी सी टेट और यूपी टेट आएगा तो आपको इन प्रश्नों से बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका यूपी टेट और सी टेट नहीं आ जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।